हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस का ही, जो यूनिट फर्स्ट थी। यूनिट फर्स्ट का हमने पार्ट 1 कर लिया था, अब पार्ट 2 करेंगे। तो ये था हमारा पार्ट 2। चलिए आइए जानते हैं। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के दृष्टिकोण, राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण, उपागम। ये वाला है, ये वाला हमने कर लिया था और ये फर्स्ट वाला भी कर लिया था। अब हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं। ये रहा। इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी राजनीति में संस्कृति के महत्व और आलमंड और बरवा के नागरिक संस्कृति की अवधारणा को समझ सकेंगे। इसमें यहाँ पे विशेषकर तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में उपागम बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ ही तुलनात्मक राजनीति विद्वानों को सामाजिक और राजनीतिक परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समाज राजनीतिक प्रणाली, जिसमें लोकतांत्रिक प्रणाली भी शामिल है, का एक अभिन्न अंग है। और इसमें राजनीतिक संस्कृति साहित्य ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान को वैधता और प्राधिकार का बोध करवाने में सहायता की है। और इसमें है सामान्य तौर में राजनीतिक शब्द राजनीतिक प्रणाली और इसके विभिन्न संस्थानों के साथ साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं और गतिविधियों के प्रति लोगों के व्यवहार, विश्वास, दृष्टिकोण, राय और झुकाव को संदर्भित करता है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा समाज के दृष्टिकोणों, विश्वासों, भावनाओं और मूल्यों से बनी है, जो राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक मुद्दों से संबंधित है। और इसमें यहाँ पे नहीं है, इधर है, इधर यहाँ पे विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्कृति की रेखांकित करते हुए एलमंड और बरवा ने 3 प्रकार की राजनीतिक अभिविन्यास पर, जो कि मुख्य रूप से व्यक्तियों और सामाजिक समूह के बीच मौजूद है, जोर दिया। और ये पीछे है राजनीतिक अभिविन्यास का ये त्रिस्तरीय वर्गीकरण राजनीतिक प्रणाली और समाज के सदस्यों के बीच संबंधों को इंगित करता है। और यह इस प्रकार के संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति विकसित और मजबूत लोकतंत्रों में दुर्लभ रही है। और यहाँ पे है सहभागी संस्कृति, वह है जहाँ समाज के सदस्य अधीन संस्कृति की तरह अपने देश की राजनीति और राजनीतिक प्रणाली के बारे में आधिपत्य जानकारी रखते हैं। और यहाँ पे सहभागी संस्कृति अपनी जीवित प्रकृति के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए सबसे अधिक अनुकूल प्रतीत होती है। संकीर्ण और अधिक संस्कृतियों की तुलना में सहभागी संस्कृति निसंदेह स्थिर, उदार लोकतंत्र के लिए सबसे उपयुक्त राजनीतिक संस्कृति के रूप में दिखाई देती है। और यहाँ पे नागरिक संस्कृति में अधिकांश नागरिकों को राजनीतिक प्रणाली और उनके राजनीतिक दायित्व के बारे में काफ़ी जानकारी होती है, लेकिन यह निष्क्रिय अल्पसंख्यक समूह होते हैं। और यहाँ पे पीछे है सिंड्रोम के उच्च स्तर वाले समाज कम स्तर वाले समाजों की तुलना में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती प्रदान करते हैं। यहाँ पे 20वीं सदी के उत्तरार्ध में रॉबर्ट पुटनाम जैसे विद्वानों के कार्यों के फलस्वरूप राजनीतिक संस्कृति के उपागम ने अधिक लोकप्रियता प्राप्त की। डेविड डी लेटिन 1995 ने इस कृति को राजनीतिक संस्कृति अनुसंधान के संदर्भ में एक नई शुरुआत को चिन्हित करने का श्रेय दिया है। और यहाँ पे सामाजिक पूंजी
का उच्च स्तर राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में योगदान देता है, जो खुला, बहुलवादी, विचारशील, सहिष्णु और लोकतांत्रिक है। और यहाँ पे संस्कृति और राजनीतिक प्रणाली के मध्य अंतर संबंध के संदर्भ में व्यापक समझ विकसित करने के लिए विभिन्न उप संस्कृतियों के आपस संवाद और इसके राजनीतिक प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभावों की समग्र रूप से जांच करना महत्वपूर्ण है। आलोचकों का सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण तर्क है कि इस दृष्टिकोण के प्रस्ताव पर दिए गए समाज के समुदायों और सामाजिक समूह की एक राष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृति को चिह्नित करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे राजनीतिक संस्कृति का दृष्टिकोण यथास्थिति बनाए रखने का माध्यम और इस प्रकार सत्ताधारी कुलीन वर्ग के हितों का पक्षधर है। और यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में प्रचलित आधुनिक उपागमों में राजनीतिक संस्कृति उपागम एक प्रमुख स्थान रखता है। और यहाँ पे व्यक्तिगत राजनीतिक निर्णयों के व्यवहारवादी विश्लेषण को मजबूती प्रदान की है और इस प्रकार राजनीतिक घटनाओं का एक यथार्थवादी स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाया है। हालांकि राजनीतिक संस्कृति उपागम के घटकों और क्षेत्र को संशोधित करने के लिए विद्वानों के प्रयास की आवश्यकता होती है ताकि यह समय के साथ प्रासंगिक रह सके। तो ये थे सभी मेन पॉइंट इस चैप्टर के, तो देख लीजिए, ये सभी थे मेन पॉइंट। मैंने आपको ये चैप्टर समझा दिया, तो थैंक यू।